हिंडनबर्ग जो था एक जर्मनी का एयरशिप था। जी। एयरशिप मतलब हवाई जहाज़ जैसी चीज़ हुई, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस से उड़ता है, थोड़ा गुब्बारा नुमा हवाई जहाज़ कह सकते हैं आप उसको। और ये हिंडनबर्ग का जो एयरशिप था, ये जर्मनी से अमेरिका आ रहा था। सन 1937 की बात है, 1937 की बात है। और इसमें हाइड्रोजन गैस भरा गया था जो बहुत ज्वलनशील होता है, जी, जी। कायदे से नहीं भरा जाना चाहिए था। और अमेरिका पहुँचते-पहुँचते इसमें आग लग गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें बहुत लोग जल के मर गए। ये जो अडानी वाला मसला है, कोई हिंडनबर्ग का पहला मसला नहीं है। इसके पहले एक बहुत बड़ी कंपनी थी निकोला, उसका भी ये लोग भट्ठा बैठा चुका है, अच्छा। अपनी रिपोर्ट के मालिक है। उनसे हिंडनबर्ग ने 88 सवाल किए, 88। और उसमें पूरा इनका मतलब आप संक्षेप में कहिए कि तो इनकी पूरी मिट्टी पलीद करके इनकी पूरी पोल खोल के रख दी है, इनका भंडा फोड़ के रख दिया है। एक भाई राजेश अडानी है, वो पहले बहुत सारे घोटालों में फंसा रहा है, उसको इन लोगों ने बहुत मतलब ऊंचे पद पर रख दिया है अपनी कंपनी में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हिंडनबर्ग ने दी है। संक्षेप में दर्शक ये समझे कि उसने गौतम अडानी को बिल्कुल भरे बाजार में बीच चौराहे पर नंगा कर दिया है। तो ये घोटाला नहीं, महा घोटाला है। और इसलिए आप देखिएगा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत लोग इसको मोडानी महा घोटाला लिख रहे हैं, क्योंकि मोदी और अडानी दोनों ये था। अब देखिए, गौतम अडानी भी गुजरात से है, मोदी भी गुजरात से है। देखिए, गौतम भाई अडानी पर नरेंद्र भाई मोदी की इतनी कृपा है कि 21,000 करोड़ रुपया उसको स्टेट बैंक ने दे दिया है। और अभी ये भी वो चिंता की एक बात हो गई है, क्योंकि स्टेट बैंक तो में तो आम आदमी के ही पैसे जमे हैं, हमारा आपका भी अकाउंट है। जी, जी। लोगों की ये चिंता है कि यदि अडानी का जहाज डूबा, यदि अडानी का पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया, तो साथ ही साथ स्टेट बैंक भी डूब जाएगा। एक ही मतलब ब्रेकफास्ट टेबल पर गौतम अडानी बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और अरुंधति भट्टाचार्य बैठी हुई है। और वहां पर खेल हो रहा है। वहां नरेंद्र मोदी ने कहा होगा कि अरे अरुंधति, ये मेरा मोटा भाई है या छोटा भाई है, जो भाई है। गुजराती में बड़ा भाई को मोटा भाई कहते हैं, इसलिए पता नहीं इसको मोदी मोटा भाई कहते हैं कि छोटा भाई कहते हैं। शायद छोटा भाई कहते होंगे, कम उम्र का। तो कहे कि ये मेरा छोटा भाई है, इसको तुम दे दो। तो जी हजूर, 21,000 करोड़ उसको चलेगा। तो चौथी लड़ाई, वहां किसानों की करोड़ों की जमीन अडानी ग्रुप ने ले ली, और पूरा फर्जीवाड़ा करके, पूरे नकली कागज। अब ये नई बात खुली है, तब हरियाणा सरकार ने एफआईआर के आदेश दिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारतीय राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी उथल पुथल हो गया। यानी यूं कहें कि स्थिति जो है अब जांच और सारे बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते नजर आ रहा है। दरअसल कई ऐसे प्रश्न संसद में उठाए गए विपक्षियों के द्वारा जिसका जवाब देते नहीं बना। लेकिन अब स्थिति क्या कुछ सामने आने वाला है। अमित शाह ने भी बहुत सारी बातें की है इस बनिस्पत की, कब से क्या हो रहा है। चलिए हम सीधा बात करते हैं इस बनिस्पत। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये पूरा जो मसला है जिसकी वजह से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। सर, क्या कुछ मामला हो गया है और क्या कुछ होने वाला है? जी, संक्षेप में मैं पहले दर्शकों को बता दूं, ये हिंडनबर्ग क्या बला है। जी। तो देखिए, ये हिंडनबर्ग जो था एक जर्मनी का एयरशिप था। जी। एयरशिप मतलब हवाई जहाज़ जैसी चीज़ हुई, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस से उड़ता है, थोड़ा गुब्बारा नुमा हवाई जहाज़ कह सकते हैं आप उसको। और ये हिंडनबर्ग का जो एयरशिप था, ये जर्मनी से अमेरिका आ रहा था। सन 1937 की बात है, 1937 की बात है। और इसमें हाइड्रोजन गैस भरा गया था जो बहुत ज्वलनशील होता है, जी, जी। कायदे से नहीं भरा जाना चाहिए था। और अमेरिका पहुंचते-पहुंचते इसमें आग लग गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें बहुत लोग जल के मर गए। तो एक हिंडनबर्ग जो है वो एक समझिए एक पर्याय जैसा बन गया है। यदि मानव की मूर्खता से यदि कोई दुर्घटना होती है, जी। तो उसका वो पर्याय बन गया है हिंडनबर्ग। अब यही एक अमेरिकी संस्था है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। जी, जी। इसकी स्थापना एक अमेरिकन ने की है, वो मतलब आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, और उनका नाम है नाथन एंडरसन। शॉर्ट में लोग उनको नेट एंडरसन कहते हैं। अब ये जो नेट एंडरसन है, ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों पर इसकी नज़र रहती है। इसकी टीम में सिर्फ 5 लोग हैं, बहुत छोटी सी टीम है। अच्छा। लेकिन दुनिया भर की कंपनियों पर इसकी नज़र रहती है कि कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ और कहाँ घोटाला हुआ, कौन तिकड़म हुआ, क्या गड़बड़ झाला हुआ, कहाँ गोरख धंधा हुआ, सब पर ये लोग एकदम गिद्ध दृष्टि रखते हैं। और उसके बाद ये लोग अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, और
इतनी गहराई से उनका मतलब आप कह सकते हैं कि शोध होता है, जो रिसर्च वो करते हैं वो इतनी मतलब गहराई में जाके करते हैं कि पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है। ये जो अडानी वाला मसला है, कोई हिंडनबर्ग का पहला मसला नहीं है, इसके पहले एक बहुत बड़ी कंपनी थी निकोला, उसका भी ये लोग भट्ठा बैठा चुका है अच्छा। अपनी रिपोर्ट के बाद। अब ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है अभी 24 जनवरी के आसपास, ये मतलब 106 पन्नों की रिपोर्ट है, और इसमें गौतम अडानी से, जो अडानी कंपनियों के मतलब मालिक हैं, उनसे हिंडनबर्ग ने 88 सवाल किए, 88, और उसमें पूरा इनका मतलब आप संक्षेप में कहिए कि तो इनकी पूरी मिट्टी पलीद कर दी, इनकी पूरी पोल खोल के रख दी है, इनका भंडा फोड़ के रख दिया है। बस संक्षेप में मैं ये बताऊं, मैं खुद कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं आर्थिक मामलों का, लेकिन मैं ये बताऊं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। जैसे उसमें एक बात कही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कि गौतम अडानी के बड़े भाई हैं विनोद अडानी, वो मॉरिशस में लगभग 36 कंपनियां फर्जी चलाते हैं। अच्छा। जिन्हें शेल कंपनियां कहते हैं, और शेल का मतलब हिंदी में खोल होता है, मतलब सिर्फ वो कागज पर कंपनियां हैं, और उन कंपनियों में अडानी का 42,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है निवेश। एक फर्जीवाड़ा का मैं संक्षेप, ये तो इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं कि आदमी का दिमाग घूम जाता है, 42,000 करोड़ रुपए, है ना। तो आप समझ जाइए, एक उसने छोटा सा उदाहरण दिया है, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए। इसका एक भाई राजेश अडानी है, वो पहले बहुत सारे घोटालों में फंसा रहा है, उसको इन लोगों ने बहुत मतलब ऊंचे पद पर रख दिया अपनी कंपनी में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हिंडनबर्ग ने दी है। संक्षेप में दर्शक ये समझे कि उसने गौतम अडानी को बिल्कुल भरे बाजार में बीच चौराहे पर नंगा कर दिया है, 88 सवाल पूछा है। अब जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, आज के ज़माने में तो ये ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया एक समझिए गांव के जैसी हो गई है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, इंडिया का जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें मतलब समझिए भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। अच्छा। उसमें अडानी के शेयर लुढ़कने शुरू हुए, और ऐसे लुढ़क, क्योंकि अडानी की कंपनियों से लोगों का भरोसा उठ गया, और ऐसे लुढ़कने लगे, ऐसे लुढ़कने लगे कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिस दिन आई थी, उस दिन दुनिया के अमीरों में दूसरे नंबर पर था अब गौतम 10वें अडानी। नंबर पे आ गया। 10वें नहीं, अब 20 के बाहर है, 22वें नंबर। हो सकता है जब हमारी बातचीत हो तो 23वें 24वें पर लुढ़क गया हो। अच्छा। टॉप 20 से बाहर निकल गया है, और अब वो मुकेश अंबानी से भी पीछे हो गया है। अब आज की तारीख में गौतम अडानी हिंदुस्तान का भी सबसे अमीर नहीं रह गया है, मुकेश अंबानी उससे आगे बढ़ गया है। और मतलब अभी मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, ऐसे तो शेयर बाजार में तो पल पल में बढ़ती है बात। 10 लाख करोड़ रुपए का अडानी कंपनियों को नुकसान हो चुका है। अच्छा। इसी से समझ जाइए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने, जो बिहारी की एक कविता बिहारी की कविता के बारे में कहते हैं ना, हिंदी कवि बिहारी थे कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, और उसने देखिए पूरा भारत में तो मतलब समझिए कि राजनीतिक आर्थिक हर किस्म का तूफान आ गया। अब देखिए गौतम अडानी को देखिए, गौतम अडानी पहले एक मतलब बहुत, भारत में भी बहुत कम लोग इसको जानते थे एज ए पूंजीपति। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग सोचते थे कि पूंजीपति का मतलब भारत में है टाटा बिरला, यही लोग हैं। बाद में हम लोग थोड़ा बड़े हुए, हाई स्कूल तक गए, तब अंबानी का नाम आना शुरू हुआ, धीरू भाई अंबानी का नाम, जो अभी मुकेश अंबानी के रिलायंस वाला मोबाइल पिता। लाए थे, हाँ टल्लो हाँ दुनिया मुट्ठी हाँ, में। नहीं उसके भी पहले विमल शूटिंग उनका था, हाँ, जो विमल जो शूटिंग। विमल कपड़ा होता था, तो वो सब का नाम। गौतम अडानी उस हिसाब से बहुत मतलब बाद की चीज़ है। और ये देखिए, लेकिन अब गौतम अडानी इतनी तरक्की कैसे कर गया? तो गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी को आप समझिए कि दो जिस्म एक जान है ना? और मतलब अगर वैलेंटाइन्स डे का भी मौसम है, कल खत्म हुआ है, तो समय वैलेंटाइन में दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े वैलेंटाइन आप कह सकते हैं उनको, है ना? और अब तो इसलिए दोनों इतना करीब है कि बहुत लोग अभी मोदी और अडानी को एक साथ मोडानी कहते हैं, अच्छा। है ना। सोशल मीडिया पर आप जाइएगा, फेसबुक पर जाइएगा, तो ये जो महा घोटाला हुआ है अरबों खरबों का, ये तो घोटाला नहीं, महा घोटाला है। मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इसी से समझिए कि बोफोर्स, जब मोदी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने के पहले वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसी समय से गौतम अडानी ने उनको एक तरह से पकड़ लिया था और उनके साथ हो गए थे। अब एक जो कहते हैं, हिंदी में हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आज के नई नस्ल नहीं जानती होगी, एक शब्द आता था अन्योन्याश्रय संबंध, हाँ। है ना, कि ये उस पर आश्रित है और वो उस पर आश्रित है। तो गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी में अन्योन्याश्रय संबंध हो गया, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो गए। गौतम अडानी क्या करता था कि वो मोदी, भारत में आप जान रहे हैं कि चुनाव में धनबल की कितनी बड़ी भूमिका होती है, मनी पावर कितना बड़ा रोल प्ले करता है।
तो जो करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं रैलियों में, इसमें उसमें, वो सब मोदी का वो खर्च उठाने लगा, है ना। उसकी एक बहुत तस्वीर आजकल वायरल हो रही है, एक प्लेन पर बड़ा सा अडानी लिखा हुआ है, जी। अडानी का वो प्राइवेट जेट है, उसमें नरेंद्र मोदी चढ़ रहे हैं, सवार हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी उसके प्राइवेट जेट में, प्राइवेट प्लेन में घूमने लगे और बदले में नरेंद्र मोदी ने उसके बिजनेस को फायदा पहुंचाना शुरू किया, है ना। और कैसा फायदा, आप इसी से समझिए दर्शक कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, है ना, उस समय अडानी का नंबर दुनिया के अमीरों में 609 नंबर पर था। अच्छा। 609, 609, 600 के भी नीचे था। हम्म, और कुछ बरस में अडानी पहुंच गए दूसरे नंबर पे। दूसरे और नंबर यदि हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई होती, इसने तो मतलब गुड़ गुबर कर दिया, यदि हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई रहती तो हो सकता है अब सिरमौर तक रहते हैं। सिरमौर रहते, शीर्ष नंबर पर रहते। हम्म। तो ये देखिए मतलब सत्ता और पूंजीवाद का पूंजी का ये क्या खेल चल रहा है। अब देखिए, अब मैं क्या कहूँ, मतलब ये नंगा नाच किया नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को, मतलब आगे बढ़ाने के लिए सीधा कहा जाए। आप इसी से समझिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी के ग्रुप में 21,000 करोड़ रुपए कर्ज दिए। ये कोई छोटी राशि नहीं है। LIC ने भी दिए, एलआईसी ने निवेश किया है। निवेश हाँ, किया मैं है। दर्शकों को बताऊं, दोनों में फर्क समझे। हम्म। स्टेट बैंक ने कर्ज दिया है, लोन दिया है, और एलआईसी ने निवेश निवेश किया, किया है। इन्वेस्ट किया है, वो भी हजारों करोड़ में है। इस पर भी प्रश्न उठ रहे थे हाँ, कि LIC का पैसा अब डूब न देखिए जाए। पंजाब नेशनल बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए दिए अच्छा। वो कर्ज में। अब देखिए, एक आम आदमी, यदि हम और आप यदि जाए मान लीजिए स्टेट बैंक से कर्ज लेने के लिए, आम आदमी कोई जाए, तो उसकी तो चप्पल घिस जाएगी, फॉर्म भरते भरते, है ना, चप्पल घिस होता जाएगी, ही है, कर्ज आम नहीं मिलेगा। आम या आम कर्ज लोगों का लेके, होता कई रहता बार है। आप सुनते होंगे कि किसान ने बैल खरीद लिया कर्ज लेके और कर्ज को चुकता नहीं कर सका, तो बैंक वाले आए उसका बैल खोल के लेगा, है ना। कुर्की जब्ती तक हो जाती है। मतलब आम आदमी की ये हालत। और यहाँ देखिए गौतम भाई अडानी पर नरेंद्र भाई मोदी की इतनी कृपा है कि 21,000 करोड़ रुपया उसको स्टेट बैंक ने दे दिया है। और अभी ये भी वो चिंता की एक बात हो गई है, क्योंकि स्टेट बैंक तो में तो आम आदमी के ही पैसे जमे, हम हमारा आपका भी अकाउंट है। जी जी। लोगों की ये चिंता है कि यदि अडानी का जहाज डूबा, यदि अडानी का पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया, तो साथ ही साथ स्टेट बैंक भी डूब जाएगा। और स्टेट बैंक यदि डूब गया और दिवालिया हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक आर्थिक संकट इस देश में आएगा। कितनों की जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब जाएगी। मतलब उसकी वो तो ऐसी स्थिति आएगी कि अभी हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि तब क्या होगा। पूरी मतलब आप कह सकते हैं एक वित्तीय अराजकता वाली स्थिति हो जाएगी। और किस तरह से ये हुआ है, इस देश के लोगों को समझना चाहिए। किस तरह से ये लोगों ने मोदी ने क्या किया कि आम हिंदुस्तानी को तो हिंदू मुसलमान में उलझा दिया कि भाई मस्जिद में शिवलिंग मिल रहा है। आम आम हिंदुस्तानी इतना बड़ा मूर्ख होता है कि वो पीछे है मस्जिद में शिवलिंग खोज रहा है। और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में समझिए इन्होंने लूट खसोट मचा दी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2-3 साल पहले ये मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया। मोदी जी एक नई परंपरा उन्होंने शुरू की कि अब पूंजीपति को अपने साथ ले जाने लगे। ये अच्छा। सवाल राहुल गांधी ने संसद में किया भी था। जी, राहुल ने 7 सवाल हाँ, हाँ, किए उस हैं। पर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मोदी ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में मोदी तो गए ही, साथ ही साथ गौतम अडानी भी गए, और साथ ही साथ उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन थी, मतलब सबसे ऊँचे स्थान पर थी, अरुंधति भट्टाचार्य। जी। मिसेज़ अरुंधति भट्टाचार्य उसमें स्टेट बैंक की चेयरपर्सन थी। उनको भी ये लोग मतलब बुला लिया गया ऑस्ट्रेलिया, और उसकी भी एक तस्वीर वायरल हुई है। आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है कि एक ही मतलब ब्रेकफास्ट टेबल पर गौतम अडानी बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और अरुंधति बैठी हुई अरुंधति भट्टाचार्य बैठी हुई है। और वहाँ पर खेल हो रहा है। वहाँ नरेंद्र मोदी ने कहा होगा कि अरे अरुंधति, ये मेरा मोटा भाई है या छोटा भाई है, जो भाई है। गुजराती में बड़ा भाई को मोटा भाई कहते हैं, इसलिए पता नहीं इसको मोदी मोटा भाई कहते हैं कि छोटा भाई कहते हैं। शायद छोटा भाई कहते होंगे, कम उम्र का। तो कहे कि ये मेरा छोटा भाई है, इसको तुम दे दो। तो जी हजूर, 21,000 करोड़ उसको चले गए। उसके बाद ये स्थिति की थी कि जहाँ जहाँ मोदी जाते थे, बांग्लादेश, बांग्लादेश में मोदी गए तो वहाँ पर हो गया बिजली घर कि अडानी बिजली देगा। बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने बिजली पर बनाकर अडानी बिजली सप्लाई बेचेगा बांग्लादेश को। अब देखिए उसमें कितना बड़ा खेल हुआ। मतलब ये है, कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत है। इस पर मैं बोलते जाऊंगा तो शाम हो जाएगी, पूरा प्रसाद वितरण का समय आ जाएगा, समझे ना। तो उसमें झारखंड के गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट बनने लगा।
अब झारखंड सरकार ने, अभी हेमंत सोरेन सीएम है, उसने विरोध किया झारखंड सरकार ने कि अरे झारखंड को तो खुद बिजली की जरूरत है, तो ये इसकी बिजली हमें मिले, ना कि बांग्लादेश भेज दी जाए, है ना। लेकिन मोदी जी तो खुद समझिए कि अडानी के प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठे हुए हैं। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार की आपत्ति को खारिज कर दिया, है ना। इतराज जो किया था उसको खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, वो जो बिजली है वो बांग्लादेश में बेची जाएगी। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्या खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात अभी जो मैं बताऊंगा, उस पर आप भी माथा पीट लेंगे, दर्शक भी माथा पीट लेंगे, क्या इस देश में हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने, और एक उन्होंने पत्र जारी किया जो भारत सरकार की ओर से पंजाब सरकार को पत्र लिखा गया है। अब वो पत्र सुनिए तब आपको दिल डलेगा कि क्या है उसमें। यह है कि झारखंड से पंजाब जाना है कोयला, है ना। झारखंड भी हिंदुस्तान का स्टेट है, पंजाब भी हिंदुस्तान का स्टेट है। झारखंड से जाना है पंजाब कोयला, लेकिन भारत सरकार ने कहा है पंजाब सरकार से कि वो कोयला श्रीलंका होकर लाइए। अच्छा। हाँ। ये इसलिए मैंने कहा ना कि आपका दिल डर जाएगा और आप सर पीट लीजिएगा। क्यों भाई, अब बताइए, आपने भी भूगोल पढ़ा है, आपको भी नक्शा याद होगा। हिंदुस्तान का नक्शा, श्रीलंका का नक्शा, पंजाब और झारखंड के बीच ये श्रीलंका कहाँ से घुस गया, है ना। हमारे इस तरफ जो है दक्षिण बिहार में एक कहावत है सर, हाँ। गया का राह हाँ। कुरमत्थु, एक जगह है वहां जी पर। जी, कुरमत्थु मैं जानता हूँ। हाँ, तो ये क्या तो तरीका वही है, मोदी है तो मुमकिन है। अब इसलिए कहा गया, और ये बाकायदा लेटर है जो, और मैं नहीं कह रहा, वो पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चिट्ठी जारी की है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही चिट्ठी। इसलिए क्योंकि श्रीलंका में एक दो बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, जी जी। वो अडानी के पोर्ट हैं। तो यदि कोयला उधर से होके जाएगा तो अडानी की कमाई बढ़ेगी। और आप सोचिए कि उसमें कोयले का लागत कितना ज़्यादा होगा, और अंत में कोयला कितना महंगा होगा, और फिर अंत में जो पेमेंट होगा तो आम आदमी, हमारी और आपकी जेब से पेमेंट होगा कोयले का। ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लग जाएगा उसका। ट्रांसपोर्टेशन कितना ज़्यादा लग जाएगा, और कितना होगी। तो आम आदमी जो सड़क पर घूम रहा है, आम आदमी, उससे बस अच्छे दिन में उससे वसीला जाएगा। कभी बोलते मोदी जी अच्छे दिन है, कभी बोलते अमृतकाल है। अच्छे दिन, अमृतकाल में आम आदमी का पॉकेट मार लीजिए और अडानी को पैसे पहुंचा दीजिए। यही खेल इस देश में हो रहा है। इतना ही नहीं, देखिए मतलब जितनी बात आप करेंगे, अभी एक इसका मामला आया है पानीपत में। एक मैं देख रहा था, लोग मजाक में उसको पानीपत की चौथी लड़ाई कर रहे हैं। पानीपत की 3 लड़ाई तो हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, चौथी लड़ाई। वहां किसानों की करोड़ों की जमीन अडानी ग्रुप ने ले ली, और पूरा फर्जीवाड़ा करके, पूरे नकली कागज। अब ये नई बात खुली है, तब हरियाणा सरकार ने एफआईआर के आदेश दिए। ठीक है, मैं बताऊं कि जो कृषि कानून पास हुए थे, आपको याद होगा 3 कृषि कानून हिंदुस्तान में बने थे, उसके खिलाफ 1 साल तक किसान आंदोलन चला और अंत में सरकार को वापस लेना पड़ा। वो कृषि कानून भी अडानी के हुक्म पर नरेंद्र मोदी ने बनाए थे। क्योंकि दर्शकों को मालूम हो कि नरेंद्र मोदी अडानी के प्रधान सेवक है ना। वो कहते हैं कि मैं भारत का प्रधान सेवक हूँ, वो नहीं है, वो गौतम अडानी के प्रधान सेवक है ना। वो 24 घंटे मोदी जी यही सोचते हैं कि अडानी की दौलत कैसे बढ़ाई जाए, अडानी का मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। तो वो भी जो कृषि कानून बनाए गए थे, वो गौतम अडानी के हुक्म पर बनाए गए थे। और इसी से समझिए कि मतलब क्या इस देश में नंगा नाच हो रहा है कि पास होने के पहले, संसद में पास होने के पहले अडानी के गोदाम बनकर तैयार हो गए थे अनाज के। अच्छा। मतलब मालिक का अपने सेवक पर कितना ज्यादा विश्वास था कि संसद ने कृषि कानून पास किया भी नहीं था और उसके पहले अडानी के गोदाम बन के रेडी थे। क्या इसमें रखा जाएगा और मंडी व्यवस्था खत्म की जाएगी और फिर किसानों का खून चूस के गौतम अडानी करेंगे। तो इतना बड़ा, मतलब मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा ये महा घोटाला है आज़ाद हिंदुस्तान का। आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, मैंने पूरे स्पीच को सुना और बहुत शानदार वो भाषण था, है ना। लोग उन्हें जो भी कहें, पप्पू कहें, गप्पू कहें, लेकिन वो बहुत शानदार भाषण और बहुत तथ्यों पर आधारित भाषण था। उसमें राहुल गांधी ने एक तो तस्वीर दिखाई कि अडानी के प्राइवेट जेट है और उसमें एक सीट पर गौतम अडानी बैठा हुआ है, एक पर नरेंद्र मोदी एकदम लेटने की स्थिति में है, विश्वगुरु की स्थिति में है। और राहुल गांधी ने कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। और देखिए उस दिन राहुल गांधी के भाषण का इतना खौफ था कि नरेंद्र मोदी जी उस दिन लोकसभा में नहीं थे, गैर हाजिर थे। जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये गैर हाजिर थे। जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये एब्सेंट थी। घर में तो बैठ के सब टीवी पर देख ही रहे होंगे, लेकिन
ये लोग लोकसभा में नहीं आए थे, उस दिन भागे हुए थे डर के मारे, खौफ। और राहुल गांधी ने बहुत मतलब साधारण सवाल किए, 6-7 सवाल किए कि कब कब अडानी के साथ प्रधानमंत्री गए हैं विदेश यात्रा पर, कितनों का इन्होंने मतलब उसको ये दिया है, कहाँ कहाँ उसको मतलब उद्योग में फायदा दिलाया है, क्या क्या किया है। अब उसमें देखिए क्या इस देश में हो गया है या क्या संसद की स्थिति हो गई है। स्पीकर ने, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो भाजपा के ही हैं, ओम बिरला, उनके आदेश पर राहुल गांधी के भाषण को बंद कर दिया, माइक बंद कर नहीं माइक 16-17 जगहों से एक्सपंज कर दिया गया, मतलब वो लोकसभा के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। अच्छा, है ना। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर कुछ भाजपा सांसदों ने विशेषाधिकार का नोटिस दे दिया है ना। जी। और एक झारखंड से सांसद हैं भाजपा के, निशिकांत दुबे, वो तो अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता हम लोग खत्म करवा देंगे, लोकसभा से उनको हम लोग बर्खास्त करवा देंगे। तो इस देश में ये हो रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। और देखिए गौतम अडानी ने किस तरह किया है, उसकी इतनी सारी कंपनियां हैं, है ना। अडानी विल्मर है, अडानी गैस है, अडानी ट्रांसमिशन है, उसने अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया है, एसीसी सीमेंट को खरीद लिया है। और एक और घोटाला का पता चला है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल होता है अडानी के प्रतिद्वंदियों को डराने धमकाने के लिए, है ना। एक जीवी के कंपनी थी, है ना, उसका पोर्ट लेना चाहता था अडानी, वो कुछ आनाकानी कर रही थी, तो उसके यहाँ ईडी वालों ने रेड कर दिया, सीबीआई ने रेड कर दिया। ये लोग तो मोदी के मतलब पालतू कुत्ते कहिए, पालतू तोते हैं जो है, इन लोगों ने रेड कर दिया। बेचारी जीवीके कंपनी घबरा गई, उसने अडानी से समझौता कर लिया, और जहां जीवीके का पोर्ट गौतम अडानी को मिल गया, बस सीबीआई ने सभी आरोप ड्रॉप कर दिए। जहाँ तक ये आईटी की बात है या जी। फिर सीबीआई की बात है सर, जी। बीबीसी के ऊपर भी इस तरह के जो है वो किए जा रहे हैं, जी। तो ये जो संदर्भ है वो कब से इसका देखिए कितने दुख की बात है। अब वो मैं दर्शकों को बताऊं, बीबीसी जो है उससे क्यों इतनी खुन्नस है मोदी जी को, क्योंकि बीबीसी ने अभी हाल में एक डॉक्यूमेंट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्त चित्र, एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है 2 भागों में। उसका डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, है ना। और मेनली दिखाया गया है कि 2002 में जो गुजरात में खूनी दंगे हुए थे गोधरा कांड के बाद, उसमें मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो कैसे उसमें मोदी की मतलब सहभागिता थी और कैसे वे दंगे मोदी ने करवाए थे, है ना। उसमें ये भी दिखाया गया है कि वहाँ एक बड़े नेता थे गुजरात में भाजपा के, हरेन पांड्या, उनकी कैसे हत्या हुई थी, और उसमें कौन कौन सवाल मतलब अनुत्तरित रह गए थे। अब इस डॉक्यूमेंट्री से ये जो राम भक्त हैं भाजपा के, खासकर जो मोदी और शाह हैं, ये लोग इतना घबरा गए कि इन लोगों ने उस मतलब आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके उसके लिंक्स पर ये कर दिया, रोक लगा दी कि कोई इसका लिंक नहीं शेयर कर सकता है। अच्छा। जिससे कम से कम लोग उसको देखें। इसके बावजूद बहुत सारे जगह दिखाया गया है, जेएनयू के कैंपस में दिखाया गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिखाया गया। अब ये है, इतना ही नहीं, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस करवा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया कि नहीं, पूरे बीबीसी को ही बैन कर दिया था। अब मैं दर्शकों को बीबीसी के बारे में बताऊं कि बीबीसी जो है वो बहुत लोगों को लगता है कि वो ब्रिटेन की सरकार के अधीन है। ये नहीं है, ब्रिटेन की सरकार के अधीन नहीं है। बीबीसी जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है ना, है ना। और वो तो ब्रिटेन की सरकार को भी गरियाता है, बिल्कुल, उसके खिलाफ भी बोलता है ना। और आप देखिए तो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेज में एक है बीबीसी। मुझे अभी भी याद है, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, मैं आपको 1982 की बात बता रहा हूँ, 1982 की बात। उसमें टीवी का, रात में रेडियो सुनते थे जी, उसमें टीवी का उतना प्रचलन नहीं हुआ था, रेडियो का दौर था। और बाबूजी मेरे थे, हम और मेरे भाई लोग, हम लोग सब बैठ के रात में 8 बजे बीबीसी का हिंदी सर्विस का तीसरी सभा होती थी। हम शर्मा और हाँ बिल्कुल, रजनी कौल और ये सब थे। और हम से मणिकांत हाँ, और हम लोग एकदम कान लगा के सुनते थे। दरभंगा जैसे छोटे शहर में, जो बिहार का भी एक मतलब पिछड़े हुए बिहार का एक पिछड़ा हुआ शहर है, और उसमें मुझे अभी भी याद है कि उसमें लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था, पश्चिमी एशिया में। और इतने विस्तार से बीबीसी बताता था उस गृह युद्ध के बारे में कि उस छोटे से शहर में रह के भी हम लोग देश टेलीकास्ट हाँ लगता है कि देख रहे हैं। हाँ, लगता था कि हम लोग मतलब बेरूत की गलियों में है, लग रहा था मतलब गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दे रही है, और ये हो रहा था, लगता था कि हम लोग बेरूत की गलियों में हैं, गोलीबारी के बीच है लेबनान में।
तो उतनी वो प्रतिष्ठित चीज़ है। कोई बीबीसी कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको आलतू-फालतू फालतू कुछ कह सकते हैं। और नरेंद्र मोदी का एक पुराना ट्वीट अभी वो फिर वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की तो कोई साखी नहीं थी। हम लोग तो बीबीसी सुनते थे सच्चाई के लिए। ये बात भी मोदी जी ने कुछ साल पहले कही थी। लेकिन आज इन लोग को इतनी मिर्च लग गई कि इन लोगों ने रेड डाल दिया। बीबीसी की प्रतिष्ठा पर तो ये भी कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट बीबीसी ने ही किया था। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि उस समय अभी पता नहीं क्या नियम है, उस समय आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो के लिए नियम था कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मृत्यु की खबर बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के आप प्रसारित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। है ना? तो ये जो आकाशवाणी और दूरदर्शन वाले लोग थे, ये गृह मंत्रालय की ओर टकटकी लगाए हुए थे कि वहाँ से जब परमिशन मिलेगा तब हम लोग प्रसारित करेंगे। और बीबीसी लंदन ने प्रसारित कर दिया कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो ये बात है कहने का, अब इन लोगों ने इनकम टैक्स का रेड करवा दिया। जब पूरी दुनिया में फ़ज़ीहत हुई तब कहा जा रहा है कि वो रेड नहीं था, वो सर्वे था। अच्छा। है ना? अब ये लोग देखिए कितने लोग शातिर लोग हैं, अब ये लोग शब्द जाल में लोगों को फँसा रहे हैं कि नहीं वो छापा नहीं मारा गया था, वो एक सर्वेक्षण था, वो रूटीन कार्य था। देखिए रूटीन क्या है, इसकी आपकी टाइमिंग क्या है? अभी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई और अब आपके सारे लोग वहाँ पहुँच गए और इन्हीं इनकम टैक्स वालों की औकात नहीं है गौतम अडानी के यहाँ जाने की। सर ये एक सवाल और बनता है लास्ट में कि जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर हम कहें निवेशों की बात, स्टेट बैंक ने जो कर्ज दिया है उस पर और एलआईसी के जो निवेश हैं उस पर, तो क्या स्थिति लग रही है सर? आखिर में आपसे यही दर्शक भी जानना चाहेंगे और मेरे जहन में भी ये बात चल रही है कि क्या वाकई में ऐसी परिस्थिति आएगी जब आम जनता फिर से आर्थिक परेशानी से जूझेगा? आएगी क्या? आ रही है। मैंने कहा ना कि यदि लोग नहीं संभलें तो देखिए स्टेट बैंक की स्थिति बिगड़ने वाली है, एलआईसी की स्थिति बिगड़ने वाली है और जो आम आदमी की जो कमाई है, पसीने की कमाई है, जो जमा पूंजी है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। और ये आज की तारीख में मेरे लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब है ना? अडानी को 10 लाख करोड़ का घाटा हो क्या हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये आम जनता के पैसा डूबने का खतरा है, अमृतकाल में या अच्छे दिन में जो भी कहिए। जी। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की स्थिति अपने देश में बनी हुई है और आने वाला दिन अगर कैसा हो आर्थिक दृष्टिकोण से, उसकी कल्पना करना लाज़मी बनता है। अगर स्थिति यही बनी रही तो देश का क्या हश्र होगा, ये तो अब इंतज़ार करना होगा। खैर, इस खबर को लेकर हम हमेशा आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आपका।